गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 22 का, जो था हमारा मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र का आज भाग 7वां है। इससे पहले भाग 6 में हम बात कर चुके थे पाचन ग्रंथियों के बारे में, और पाचन ग्रंथियों में हमने 2 ग्रंथियों के बारे में बात कर ली थी। पहली थी हमारी लार ग्रंथि और दूसरी हमने बात की थी अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। हमारी एक ग्रंथि बच गई थी, यकृत ग्रंथि। आज भाग 7 में हम केवल यकृत ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। हम यकृत ग्रंथि की स्थिति के बारे में बात करेंगे, उसकी बाह्य आकारिकी के बारे में बात करेंगे, उसकी संरचना के बारे में और उसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे उसकी कार्यों के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो ये है हमारी यकृत ग्रंथि। सबसे पहले इस यकृत ग्रंथि की स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं, और उससे भी पहले उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। जो यकृत ग्रंथि की उत्पत्ति होती है वो भ्रूणीय विकास के दौरान एंडोडर्म से होती है। दूसरी बात करें इसकी स्थिति के बारे में, तो इसकी स्थिति में ये हमारी उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे की ओर स्थित होता है और दाईं तरफ स्थित होता है। उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे और हमारी उदर गुहा के दाहिने हिस्से में स्थित होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो यकृत ग्रंथि है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर? जिसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम, मतलब कि 1.5 किलोग्राम तक होता है। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में ये 15 से 22 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पर हमें मिलेगा 15 से 20 सेंटीमीटर, शायद आपकी बुक में 15 से 22 सेंटीमीटर है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें। अब बात कर लेते हैं यकृत की पिंडों के बारे में। वैसे तो यकृत में 2 प्रमुख पिंड हैं, दायां पिंड और बायां पिंड। अगली इमेज में हम देख लेते हैं। अगर हम सामने से देखें तो सामने से ये हमें यकृत 2 पालियों में बटा हुआ दिखाई देगा, या 2 पिंडों में बटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दाईं तरफ वाला जो पिंड है उसे हम कहते हैं राइट लोब, और जो बाईं तरफ वाला है उसे कहते हैं लेफ्ट लोब। ये सामने का परिदृश्य है, एंटीरियर जो एरिया है उससे। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर माने कि पीछे की तरफ से अगर देखें तो पीछे की तरफ से दायां बायां इन 2 पिंडों के अलावा 2 पिंड और दिखाई देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट और क्वाड्रेट। ये वाला पिंड कहलाता है कॉर्डेट पिंड और ये वाला पिंड कहलाता है क्वाड्रेट पिंड। नेक्स्ट बात करें। इन्हीं पिंडों में यहां नीचे की ओर, राइट लोब पर नीचे की ओर एक पतली झिल्ली वाला हल्के पीले रंग का एक थैलीनुमा संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को कहा जाता है पित्ताशय। आप देख पा रहे हैं, यह संरचना कहलाती है पित्ताशय। यह पित्ताशय यकृत कोशिकाओं द्वारा बनाए जाने वाले पित्त रस का संग्रहण करता है। यकृत कोशिकाओं द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस वास्तव में एक क्षारीय तरल है जो पीले हरे रंग का होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के लवण और वर्णक पाए जाते हैं।
और ये वसा के पायसीकरण और उसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाचन नहीं करता, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, वो हम पाचन में बात करेंगे। आगे बात करते हैं। तो यकृत कोशिकाओं द्वारा जो पित्तरस बनाया जाता है, वो पित्तरस विभिन्न जगहों से नलिकाओं के माध्यम से आता है। ये सभी नलिकाएं आपस में मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है, ये वाली नलिका। इसे कहा जाता है सामान्य यकृत वाहिनी। ये सामान्य यकृत वाहिनी एक और वाहिनी से मिलती है। इस दूसरी वाहिनी को, जो पित्ताशय से आ रही होती है, इस वाहिनी को कहते हैं पित्ताशय वाहिनी। सामान्य यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी आपस में मिलकर एक बड़ी वाहिनी बनाती है, जिसे कहते हैं हम सामान्य पित्त वाहिनी या डक्टस कोलोडोकस। ये सामान्य पित्त वाहिनी या डक्टस कोलोडोकस आगे जाकर ग्रहणी में खुलती है, और इसी ग्रहणी में खुलने के दौरान यहां एक छिद्र होता है। इस छिद्र के चारों ओर एक अवरोधनी पाई जाती है। इस अवरोधनी को कहा जाता है ओडाई की अवरोधनी। ये ओडाई की अवरोधनी पित्त रस के ग्रहणी में आने का नियंत्रण करती है। क्लियर? तो ये संरचना थी यकृत के पिंडों की और यकृत पिंडों से निकलने वाली वाहिकाओं और पित्ताशय के बारे में। आगे हम बात करते हैं यकृत की और डिटेल संरचना के बारे में। यकृत की संरचना की अगर बात करें, ये यकृत की डिटेल संरचना यहां पर है। यकृत की संरचना में बहुत सारी इस तरह की षटकोणीय इकाइयां मौजूद होती हैं, जिन्हें यकृत पालिकाएं या यकृत लोब्यूल्स, लीवर लोब्यूल्स कहा जाता है। यहां पर इसमें से एक यकृत पालिका का चित्र दिया हुआ है। ये यकृत पालिका यकृत की क्रियात्मक इकाई भी है। यकृत की संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। इसे यकृत की क्रियात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यकृत से संबंधित संपूर्ण कार्य, ये पित्त रस का निर्माण और दूसरी अन्य चीजें, उन सभी की जो केंद्र है, वो सभी का केंद्र ये यकृत पालिका है। यहां पर यकृत पालिका का चित्र दिया हुआ है। इन यकृत पालिकाओं का निर्माण जो कोशिकाएं करती हैं, उन्हें हेपेटोसाइट कोशिकाएं कहते हैं या यकृत कोशिकाएं कहते हैं। यहां लिखा हुआ है हेपेटोसाइट। क्लियर?
इन हेपेटोसाइट कोशिकाओं के बीच बीच में अवकाश पाए जाते हैं, सक्रिय अवकाश। इन सक्रिय अवकाशों के अंदर की तरफ कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम आगे अगली इमेज में उसको डिटेल बात कर लेते हैं। यहां इन कोशिकाओं के बीच में यहां पर ये अवकाश पाए जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं आप? और आगे क्लियर पढ़ते हैं। यहां ये अवकाश, इन अवकाशों को सिनोसॉइड्स कहा जाता है या यकृत अवकाशिकाएं। सिनोसॉइड्स या यकृत अवकाशिकाएं। इन अवकाशिकाओं की संरचना और ज्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये हेपेटोसाइट सेल्स हैं, ये हेपेटोसाइट सेल्स, और इन हेपेटोसाइट सेल्स के बीच में जो अवकाश है उसे कहा जाता है सिनोसॉइड्स। इस अवकाश की आंतरिक सतह पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को असतत होती हैं, कोशिकाएं कंटिन्यूअस नहीं होती, कहीं कहीं पर होती हैं, कहीं कहीं पर नहीं होती। इन कोशिकाओं को कहा जाता है एंडोथेलियल सेल्स। और इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स के बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है कुफ्फर कोशिकाएं। क्लियर? ये कुफ्फर कोशिकाएं जो मृत आरबीसीज हैं या जीवाणु हैं, उन मृत आरबीसी और जीवाणुओं का भक्षण का कार्य करती हैं। अतः यह एक तरह की महाभक्षकाणु कोशिकाएं हैं। क्लियर? आगे बात करें। इन अवकाशिकाओं के अतिरिक्त रुधिर वाहिनियां और पित्त वाहिनियां यहां मौजूद होती हैं। दो इकाइयों के बीच या दो यकृत पालिकाओं के बीच, या अगर एक पालिका की बात करें तो एक पालिका के किनारों पर, यहां किनारों पर विभिन्न प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें निवाहिका त्रिक कहा जाता है। इन निवाहिका त्रिक में 3 प्रकार की वाहिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? धमनियां होती हैं जिन्हें यकृत धमनी कहा जाता है। शिरा होती है जिसे निवाहिका, यकृत निवाहिका शिरा कहा जाता है। और तीसरी प्रकार की होती है पित्त वाहिका। यहां आप तीनों को देख पाते हैं। ये रेड कलर की जो है वो है हमारी यकृत धमनी। दूसरी जो आपको ब्लू कलर की एक बड़ी नलिका यहां पर दिखाई दे रही है, ये है यकृत निवाहिका शिरा। और जो हरे रंग की आपको दिखाई दे रही है वो है पित्त वाहिनी। क्लियर? इन तीनों के समूह को कहा जाता है निवाहिका त्रिक। तो आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो हुई संरचना की। अब बात कर लेते हैं हम यकृत के कार्य के बारे में।
तो यकृत के कार्यों में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यकृत का सबसे महत्वपूर्ण काम है पित्तरस का निर्माण करना। यह पित्तरस क्या होता है, क्या काम करता है, इसकी क्या विशेषता होती है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो पित्तरस एक पीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। क्लियर? पीले हरे रंग का एक क्षारीय तरल है। जो पित्तरस है, उस पित्तरस का निर्माण यकृत कोशिकाओं द्वारा होता है तथा बाद में इन्हें पित्ताशय में संग्रहित कर दिया जाता है। इस पित्त रस का निर्माण में पित्त वर्णक, पित्त लवण, कोलेस्टेरॉल, तथा लेसिथीन जैसे पदार्थ करते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो लवण हैं, उन लवण में मौजूद होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, तथा टेरोकोलेट। क्लियर? दूसरे जो वर्णक हैं, उन वर्णकों में पाए जाते हैं बिलीरुबिन, तथा विलिवर्डिन। ये बिलीरुबिन तथा विलिवर्डिन हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। जो हमारी लाल रुधिर कणिकाओं के नष्ट होने पर हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है, उस हीमोग्लोबिन का यकृत में विघटन होता है। इस हीमोग्लोबिन के विघटन के फलस्वरूप बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन जैसे पित्त वर्णकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें, ये जो पित्त वर्णक है, ये जो पित्त रस है, इस पित्त रस का मुख्य कार्य वसा पाचन में सहायता करना है। वसा पाचन के लिए ये वसा का पायसीकरण करता है और उसके मिसाइल कण बनाता है। पायसीकरण का मतलब है वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देना। अतः ये वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, जिससे वसा का पाचन आसान हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। क्योंकि ये क्षारीय होता है, अतः ये भोजन की अम्लता को समाप्त करता है। और भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्षारीय बनाने की वजह से जो अग्नाशय के एंजाइम है, वो अग्नाशय के एंजाइम इस क्षारीय माध्यम में सक्रिय होकर भोजन का आगे पाचन करने लगते हैं। क्लियर? इसके साथ ही इसकी इसकी क्षारीयता के कई कुछ गुणों के कारण ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है
और भोजन को सड़ने से बचाता है। क्लियर? तो ये गुण थे पित्तरस के, कि पित्तरस के क्या क्या कार्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, ग्लाइकोजेनेसिस। जब हमारे शरीर के रक्त में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है तो उस अतिरिक्त ग्लूकोज को किसमें बदल दिया जाता है? ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। क्लियर? और ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर यकृत में ही उसी का संग्रहण कर लिया जाता है। यह घटना कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। तो यह था यकृत का दूसरा कार्य, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को पूरा करना। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द में दोबारा लिख देता हूं यहां पर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब यह होता है कि जब शरीर को पुनः ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो यकृत में ही इस ग्लाइकोजन को पुनः विखंडित करके ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज के निर्माण की घटना। यह भी कहां संपन्न होती है? यह भी यकृत में ही संपन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये पूरा एक वर्ड है, मैंने इसको याद करने के लिए इसको अलग अलग भागों में बांट दिया। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है? जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा खत्म हो जाती है, हमारे पास ग्लाइकोजन भी शेष नहीं रहता, तो हमारे शरीर में मौजूद वसा और अमीनो अम्ल का विघटन करके उसे ग्लूकोज में बदला जाता है। इसी घटना को कहा जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो तीनों घटनाएं हैं, तीनों के शब्द थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्या है। वापस देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बदलना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बदलना, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्लियर? इसका मतलब है वसा और अमीनो अम्ल का विघटन करके किसमें बदलना? ग्लूकोज में बदलना। नेक्स्ट बात करते हैं, यकृत का अगला कार्य है विटामिन ए का संश्लेषण और उसका संचय करना। संश्लेषण भी करना और संचय भी करना। किसका? विटामिन ए का।
इसके अलावा कुछ और विटामिन हैं जिनका ये संचय करता है, वो हैं विटामिन डी और विटामिन B12। विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है और संचय भी करता है, और विटामिन डी और विटामिन B12 का संचय करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। यूरिया का संश्लेषण। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जब अमीनो अम्ल का विघटन होता है तो अमोनिया बनती है। इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर एक प्रक्रिया की जाती है, जिसके फलस्वरूप हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदला जाता है। इस घटना को कहते हैं आर्निथिन चक्र, और यह आर्निथिन चक्र यकृत में ही संपन्न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला कार्य है हेपेरिन का निर्माण करना। यह हेपेरिन हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे रुधिर वाहिनियों में रुधिर कणिकाओं के आपस में चिपकने को रोकता है, चिपकने से रोकता है उन्हें। उसे हम कह सकते हैं रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। तो यह हेपेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो रुधिर वाहिनियों में भीतर ही रक्त का थक्का नहीं जमने देता। नेक्स्ट बात करते हैं। यह थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन चोट लगने के पश्चात जब रक्त का बहना होता है तो वो रक्त के बहने को रोकने का काम करते हैं। आपने सुना होगा रक्त का थक्का जमना, आगे अगले टॉपिक्स में हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है जो रक्त के थक्का जमने से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, यह रुधिर उत्पादन का काम करता है। रुधिर उत्पादन का कार्य करता है ये भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था के दौरान ये रक्तोत्पादक कोश की तरह कार्य करता है, माने कि यहां पर रक्त का निर्माण होता है। और दूसरा, लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करना, उत्पादन करता है ये भ्रूणावस्था में, और नष्ट करने का काम करता है ये वयस्क अवस्था में। वयस्क अवस्था में जो हमारी मृत आरबीसीज होती हैं, उन मृत आरबीसीज का भक्षण करना और उन्हें विघटित करके वर्णकों का निर्माण करना और आयरन पुनः प्राप्त करना, ये सभी कार्य कहां संपन्न होते हैं? हमारे यकृत में। तो ये था हमारे यकृत की संरचना और उसके कार्य। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले 8वें पार्ट में हम बात करेंगे विभिन्न स्थानों पर पाचन किन किन तरह से होता है। थैंक यू।